मोबाइल पे एक सॉफ्टवेयर डाल कुछ दिनों पहले के कुछ दावे सरसरी तौर पर आपको याद दिलाना चाहता हूं। इस सत्र में हम ये लाएंगे वो लाएंगे, इस सत्र में हम जनता के ये मुद्दे उठाएंगे वो मुद्दे उठाएंगे। दो बातें इनकी, आत्महत्या के खिलाफ और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बिल की। दो बातें उनकी, घुटनों पर ला देंगे और जनता के मुद्दों पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ इनका? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कुल 24 बैठकें, 181 घंटे 50 मिनट की कार्यवाही। बजट आया, 10 बिल पास हुए, 3 प्रवर समिति में भेजे गए, एक तो चर्चा के लिए लाया ही नहीं गया। विपक्ष किरोड़ी और दादी वाले प्रकरण से किसी तरह बाहर आई, एक शख्स गैर मौजूद हुआ तो जनहित के मुद्दों पर आ गए। देखा जाए तो जनहित और दलहित के कॉकटेल के पीछे किसका खेल बना और किसका बिगड़ा, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सुरेश गर्ग जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, सीएल यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। गर्ग भाई, आपसे चालू कर रहा हूं। 10 विधेयक जो पारित हुए वो कौन कौन से हैं और उनसे होने वाले फायदे क्या हैं राजस्थान को? देखिए, पूरे सत्र जो है वो 24 दिन का चला था। 181 घंटे का सत्र की कार्रवाई हुई है और उसके अंदर टोटल 14 विधेयक थे। 14 में से 10 पास हुए, 3 प्रवर समिति को मिले। तो अलग अलग देखिए, जनता के हित में, देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है वो जनता के हित में काम करती हुई आई है। जनता के हित में निर्णय लिए हैं। भजन लाल जी, माननीय भजन लाल जी रेगुलर जनता के हित में काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि विपक्ष का काम अच्छे बिल हो या बुरे बिल हो उनमें हंगामा करना, मैं तो और वो चीज को करना, उसी संदर्भ बिलों से होने वाली राजस्थान के लिए जो अच्छाई छिपी हुई है वो थोड़ा बताएं तो सही। देखिए, इसके अंदर 45 गैर जरूरी और पुराने जो कानून थे उनको समाप्त किया गया था, जिससे कि कोई उसका कोई वजूद नहीं था। उनको कानून को समाप्त किया था। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम संसद को चलने दे रहे थे, विधानसभा आराम से चल रही थी, लेकिन बीच में इस तरह के प्रकरण आए कि साहब हंगामा खड़ा किया, मतलब विधानसभा चलने नहीं दी। अब आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष को कई बोलने नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष राजपाल के अभिभाषण में बोलने नहीं दिया। तो मैं पूरी आपको 24 दिन की कार्रवाई बता रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया। और भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी बोलने नहीं देती तो बात समझ में आती, लेकिन कांग्रेस ने ही बोलने नहीं दिया। और फिर अब आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने अगर विधानसभा में माफी मांग ली, इसके बाद में इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गायब हो गए। तो आप बताइए किस तरह से इनके लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं ना कि देखिए, आपका रिपोर्ट कार्ड उस आधार पर बनेगा कि विधानसभा में आपने जो किया है उससे जनता को क्या फायदा पहुंचेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने क्या किया है जिससे जनता को फायदा पहुंचेगा? जनता को फायदा पहुंचाया ना, हमने 450 रुपए में सिलेंडर दिया। अरे भाई, इस विधानसभा सत्र पे आ जाइए। आपके किसान सम्मान निधि है उसको हमने 6,000 से 8,000 करके दिए। हाँ। हमने ERCP आज रामजल सेतु जो है वो उसको धरातल पे लाए हैं। यमुना जल समझौता है उसको धरातल पे ला रहे हैं। तो हम आज राजस्थान के विकास में सवाल पूछता हूँ। 60,000 से ज्यादा की हमने सुनिए। भूजल वाला जो बिल था जिससे एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता, वो तो प्रवर समिति को चला गया। आत्महत्या वाला जो बिल था जिससे बहुत ड्रास्टिक चेंज आता, वो भी प्रवर समिति को चला गया। अवैध धर्मांतरण का बिल हम इसी सत्र में लाएंगे, पास करेंगे, चर्चा ही नहीं होने दी। देखिए, मैं बिल्कुल सही बात है कि आज अगर मान लो भूजल संरक्षण वाला जो विधेयक था उसके अंदर कुछ खामियां थी। कांग्रेस आप ही के बनाए बिल में खामियां थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी ऑब्जेक्शन किया। आत्महत्या वाले पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। अगर कोई कमी है तो उसको सुधार करने में अच्छी बात है ना। धर्मांतरण बिल क्यों नहीं आया? धर्मांतरण, मैं यही कह रहा हूं कि अगर कोई चीज को कमी है उसको सुधार करने में भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण बिल की कमी की स्टेज तक आपने पहुंचने नहीं दी, अब चर्चा के लिए नहीं लाए। स्वप्निल भाई, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सुशासन देने के लिए कृत संकल्प है। हम बाड़ेबंदी की सरकार नहीं है, हम 5 स्टार रेनो वाली सरकार नहीं है। बिल प्रवर समिति को जाते रहेंगे तो सुशासन कैसे होगा भाई? जवाब दें, 8 करोड़ जनता के लिए हम काम। एक बात बताइए, राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 हाईलाइट क्या बना? हम कुलपति को कुलगुरु कहेंगे। यूनिवर्सिटी के हालात सुधरेंगे, वो इस बिल में कहां है? निश्चित रूप से सुधरेंगे। यूनिवर्सिटी के बिल में कहां है? सुधरेंगे, निश्चित रूप से सुधरेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारा कृत संकल्प है, ज्ञान पे आधारित है। हम ठीक है, आज गरीब के लिए हम काम करेंगे, अन्नदाता के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो और युवाओं के लिए काम करेंगे। ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूं कि हमारा जो काम है कि पिछले 14 महीने से जो हमने सुशासन दिया, यहाँ पे जो क्राइम कम किए हैं, आप अगर देख लीजिए 5 साल की क्या स्थिति थी, महिलाओं के अंदर अत्याचार राजस्थान में नंबर 1 था। सरकारी नियुक्तियों के अंदर देख लीजिए कि अशोक गहलोत जी ने वादा किया था प्रतिवर्ष का, हमने तो 7,000 उपस्थिति दे दी, हम तो 4 लाख का जो वादा वो पूरा। गर्ग भाई 2 मिनट, मेरा सवाल अब सीएल यादव जी आपसे है।
इस पूरे सत्र में सरकार की जो प्रेजेंस रही है शुरुआत से लेकर एंड तक, उसमें एक सिमेट्री है, उसमें एक पैटर्न है, वो लगातार मेंटेन हुआ। कांग्रेस का परफॉर्मेंस दो अलग अलग हिस्सों में नापा जा रहा है। एक जब तक डोटासरा थे और दूसरा जब डोटासरा नहीं थे। जब तक डोटासरा थे तब तक आपकी दादी, किरोड़ी लाल की फोन टैपिंग, ये सब चलता रहा, लेकिन डोटासरा के हटते मतलब नहीं आने के डिसीजन के बाद से जनहित के मुद्दे बराबर सुनाई देने लगे। किसान भी आया, कानून व्यवस्था भी आया। तो अब हो यह रहा है कि इस सत्र में आपकी परफॉर्मेंस को मैं दो खेमों में, दो हिस्सों में देख रहा हूं। सही है कि नहीं है? स्वप्निल जी, मुद्दा यह है कि विधानसभा सत्र चला, उसमें जनता को क्या मिला? क्या इस विधानसभा सत्र का असल क्या है? क्या जनता के मुद्दों की बात हुई? क्या किसानों की बात हुई? क्या आपने दिलाने की कोशिश की बात हुई? क्या छात्रों की बात हुई? क्या स्कूलों में टीचर मिले? क्या राजीव गांधी, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें थी, उनको बंद करने के बारे में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसके ऊपर सरकार एक तरफ कहती है कि लेकिन इस सारे पोर्शन पे आप डोटासरा के एब्सेंटी में आए हैं। नहीं, उससे पहले नहीं थे आप इन मुद्दों पर। सारे मुद्दे पहले भी थे, बाद में भी थे। ये पहले नहीं थे, पहले भी थे, उतने बाद नहीं में भी थे। थे, क्योंकि सरकार के पास जवाब ही नहीं थे। इसीलिए तो आप सवाल ही नहीं पूछ रहे थे। आप मंत्रियों की जो इनएफिशिएंसी थी, उसको आपने देखा होगा किस प्रकार से उनको उनके खुद के विधानसभा अध्यक्ष डांट रहे थे कि भाई तैयारी करके आओ। सदन में मंत्री नहीं बैठते, सदन में अधिकारी नहीं बैठते, जिनका पर्सन लगा हुआ है उनके जवाब नहीं है। तो ये इनकी इनएफिशिएंसी थी। इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए इनएफिशिएंसी आपकी भी थी यादव भाई। देखिए यादव भाई मेरी बात तो सुनिए। ये जो 10 बिल जो पारित हुए ना, अब ये कह रहे हैं जो 10 बिल पारित हुए ना, उसमें आपका इनपुट न के बराबर है। आप जानते हैं 10 बिल जो पारित हुए उसमें आपका इनपुट न के बराबर है। क्यों? 10 बिलों में जनता के हित की क्या बात है? बिल्कुल है, कैसे नहीं है? बता दो 45 पुराने कानून खत्म किया हमने। ये बीजेपी आज मुद्दा ये है, हम ये पूछना चाहते हैं तुम्हारे पास जवाब सरकार में अरे नहीं आशीर्वाद दे रहे हम तो कर गन साहब रुकिए ना आप मुझे बताइए कि आपने क्या काम किया? जैसे नेता प्रतिपक्ष बोल रहा कांग्रेस बताइए विधानसभा से यादव भाई मुझसे बात कीजिए। मैं हमने इनको सुनने की आदत डाली है। करने के लिए रुकिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छे मुद्दे गहलोत साहब ने उठाए, लेकिन वो विधानसभा के गेट तक आकर लौट जाते हैं। सचिन पायलट एक आध बार अंदर प्रेजेंस दिखा देते हैं। जिन मुद्दों को आपके सबसे बड़े महारथी उठा सकते हैं, वो महारथी सदन के अंदर आने को तैयार नहीं थे। तो यहां तो आपकी ताकत हो गई कम। दूसरा, ऐसा लग रहा था कि चूंकि हम 70 को छू चुके हैं आंकड़े को, हमको ये दिखाना है कि 70 का दम क्या होता है। उसमें यह कहीं नहीं लगा कि आप विपक्षी धर्म निभा रहे हैं इस पूरे सत्र में। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस दो हिस्सों में है। एक हिस्सा जब तक डोटासरा आए और दूसरा हिस्सा जब डोटासरा नहीं थे। और कांग्रेस वाज मच बेटर जब डोटासरा नहीं थे। सब क्या होता है, ये परसेप्शन है। जब इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते, तभी तो वाहियात बातें सदन में की गई इनके मंत्रियों द्वारा, इनके विधायकों द्वारा। किसी को कहना है कि पाकिस्तानी है सदन में, बोला अरे बकवास बंद करवाइए। सवालों का जवाब के सवालों के जवाब ये भाजपा के प्रवक्ता बकवास देख लीजिए सदन में भी ऐसा
ढिंडोरा भाई प्लीज ये ढिंडोरा कर रहे हैं झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। ठीक है ठीक है, रुक जाइए पर्ची आती है, रुक जाइए, कर लेते हैं। मैं एक पॉइंट और क्लियर कर लेता हूं, मैं आ जाता हूं। तो एक्चुअली क्राइटेरिया भी सेट करना जरूरी है। जब हम विधानसभा सत्र में परफॉर्मेंस को देखते हैं, एकलव्य मैं आपके पास आ रहा हूं, तो जाहिर तौर पर हर कोई जानना चाहता है कि भाई जब सत्र खत्म हुआ तो सत्ता पक्ष अपने लिए क्या लेकर निकला, विपक्ष अपने लिए क्या लेकर निकला, कौन अपने मोटिव में यानी सफल रहा। स्वप्निल जी, जब दो विपक्ष मिनट का मुद्दा यादव भाई, आएगा तो ये बकबक करने लग जाएंगे, आप विपक्ष की बातें नहीं सुनेंगे। अरे भाई मैं आप ही से बात कर झूठे रहा हूं, झूठे नैरेटिव चलाएंगे आप, राजनीति के सामने देखेंगे। ये साबित हो रहा है साहब नहीं, क्या हो रहा है? साहब नहीं, और यहाँ पे भी बहुत हो गया। क्या हो रहा है? 2 मिनट यादव भाई, मैं आगे भी आऊंगा ही ना आपके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ एक पॉइंट ये कहना चाह रहा हूं, मैंने 4 क्राइटेरिया डिसाइड किए जिसके आधार पर मुझे लगा कि समझना चाहिए कि किसने कैसा एक्ट किया। एकलव्य, एक तो अटेंडेंस, एक बिहेवियर, एक मोटिव और एक एग्जीक्यूशन। मुझे लगता है इन 4 क्राइटेरिया के आसपास सारी चीजें फिट हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें यह भी देखना होगा कि सत्र में आने से पहले आपने क्या कहा था और सत्र से जाते वक्त आप आज किस स्थिति में हैं। कांग्रेस सत्र में आने से पहले जिस स्थिति में थी उससे बेटर होकर निकली। बीजेपी जिस स्थिति में सत्र में घुसी थी उसी स्थिति से लगभग बाहर निकल रही है। देखिए स्वप्निल जी, यदि अगर ऐसा होता तो शायद हम आज ये डिबेट नहीं कर रहे होते। मैं आपको बताता हूँ कि इश्यूज क्या हैं। कि देखिए कुछ चीज़ें तो हैं जो रन ऑफ द मिल बिल्स हैं, जिनमें कोई ज़्यादा तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए थी पास कराने में, वो इन्होंने पास करा भी लिए। परंतु देखिए कि एक तो वो जो मैं तो कहूँगा जो एक वो 10 दिन का काला अध्याय था राजस्थान की विधानसभा में, जब ये असेंबली नहीं चल पाई, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और उसमें मैं कहूँगा कि उसमें भी हमें मतलब दोनों ही तरफ कई चीज़ें देखने को मिली। हाँ। मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि जो इनके विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली, उन्होंने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई। उसी तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी अंत में जिस तरह से एक तरह से आगे बढ़कर उसकी जिम्मेदारी लेके और आगे बढ़ने का जिस तरह से काम किया, वो भी एक मैच्योरिटी वाला काम था। तो ये सब थोड़ी अच्छी बातें थी। परंतु देखिए दुर्भाग्यपूर्ण जो बातें हैं वो भी करनी चाहिए। और मैं आपसे बेसिकली 3 बिल्स की बात करूंगा, ठीक है। और उसमें से देखिए एक तो जो आपने वाटर कंजर्वेशन वाले बिल की जो बात करी, ग्राउंड वाटर की बिल की जो बात करी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना पड़ गया और वो इस सत्र में पास नहीं कराया जा सका। क्योंकि देखिए राजस्थान जो है वो एक वाटर डेफिसिट स्टेट है। यहाँ की आज की प्रॉब्लम्स और जो फ्यूचर की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो जल की समस्या को ही लेके होने वाली हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पक्ष और विपक्ष को साथ खड़े रहना दिखाई देना चाहिए था और ये बिल पास होना ही चाहिए था। हाँ। दूसरा बिल जो मैं कहूँगा एक लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड बिल था स्वप्निल जी, जो कि संशोधन और जी बिल्कुल। अब उसमें भी आप देखिए कि बेसिकली क्या था, वहाँ क्या हुआ कि उसमें बेसिकली जो रीको को एक तरह से अधिकार दिया जा रहा था कि वो लैंड कन्वर्जन्स कर सके। अब अगर कुछ एमओयूज हुए हैं और आप बाहर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाहते हो तो ये अधिकार दिया ही जाना पड़ेगा। अगर यदि नहीं दिया जाना पड़ेगा, लेकिन एक राइजिंग राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा विपक्ष की तरफ से माहौल बना दिया गया कि इसको भी एक तरह से पास नहीं करा पाए, ठीक है। और तीसरा जिसको व्यक्तिगत तौर पे मैं सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, जिसका आपने जिक्र भी किया, जो धर्मांतरण का बिल टेबल ही नहीं हुआ। देखिए इस समय मैं समझता हूं कि देश ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भी, स्वप्निल जी आपके इसी पटल पे बैठ के पिछले 2 महीनों में हमने कम से कम 20 डिबेट करे होंगे ऐसी घटनाओं पे जो धर्मांतरण से रिलेटेड है। तो देखिए होता क्या है स्वप्निल जी कि आपने सेंटर में भी देखा होगा, राजस्थान में तो मैं कहूंगा कि ऐसी परंपरा नहीं रही, परंतु पिछले 10 वर्ष से आप देखेंगे कि केंद्र में भी क्या होता है कि हंगामा होता है सदन में, परंतु जब आपका बहुमत है, बहुमत वाला बेनिफिट नहीं, मैं इसी पे तो आना चाह रहा हूं कि जब 2014 से 19 का कार्यकाल और 19 से 24 का कार्यकाल देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण बिल हैं उनको कन्विक्शन के साथ पास कराना जरूरी है, तभी आप काम कर पाते हो, तभी आप स्ट्रांग दिखते हो। एग्जैक्टली, पब्लिक परसेप्शन तभी बनता है। जैसे कि एक कहावत है कि स्ट्रांग नेशंस आर बिल्ट बाय स्ट्रांग गवर्नमेंट्स, तो उसी तरह से एक स्ट्रांग राज्य भी स्ट्रांग स्टेट गवर्नमेंट से ही बनता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इस सवाल के लिए मेरे ख्याल से गर्ग साहब को तैयार रहना चाहिए कि ये वो बहुमत वाला कॉन्फिडेंस या वो बहुमत वाला बाहुबल क्यों नहीं नजर आया, ये मैं आपसे लूंगा। लेकिन उससे पहले यादव साहब एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। यादव साहब, मैं सिंसियरली जानना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से इस सत्र से विपक्ष क्या लेकर निकला? मतलब क्या परसेप्शन गया है विपक्ष का जनता के बीच में आपके हिसाब से?
स्वप्निल जी, हमेशा से हमारा ये रहा है, जब जब हम विपक्ष में रहे, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका में हमने सहयोग करने की कोशिश की। और जब ये विधानसभा सत्र, बजट सत्र स्टार्ट हुआ था, उससे पहले भी हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इंश्योर किया था कि हम सरकार के साथ हैं। और शुरुआत में 3 बार वादे तोड़ भी दिए थे। मुद्दे कब तोड़े? शुरुआत में कब आपने तोड़े? 3 बार अपने वादे आपने तोड़े। इस सदन के नेता की जो भाषा थी, जब उनका उद्बोधन था राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर, धन्यवाद प्रस्ताव पे, तब उनकी भाषा क्या थी? घुटनों पे ला देंगे। बहुत सारी भाषाएं थी। एक सदन का नेता यदि ऐसे, पर वो गालियों से तो ठीक था ना, वैसी गालियां जो शांति धारीवाल ने दी या फिर बाद में किसी और, शांति धारीवाल ने पिछले सत्र में जो गालियां दी थी, क्या दी थी? अब मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं आप कैसे गाली दे, मैं कैसे सदन के नेता की बात कर रहा हूं, आप महिलाओं का अपमान किया, नहीं, बोला क्या बोला? भाषा की बात कर रहा हूँ ना मैं, भाषा की महिलाओं बात का कर रहा हूं। अपमान किया, महिलाओं का प्रदेश बोला गया, गन साहब बोल रहे हो कि क्या बोला? बोलना नहीं चाहिए। गन साहब, भाजपा के निकम्मे लोगों को बोलना नहीं चाहिए। कांग्रेस को गन साहब प्लीज रुक जाइए यार, गन साहब भाजपा के गन साहब आप रुक जाइए ना भाई, आप रुक जाइए। झूठ बोलने की राजनीति गन साहब मैं बैठा हूं यहाँ पर। संसद चलने देते हैं, विधानसभा चलने देते हैं, महिलाओं के अपमान की बात कर रहे हो, खुद यहाँ से महिलाओं के सम्मान की बात करो। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है जो आप हिंदुओं का अपमान करने में लगे रहते हो, आरक्षण में लगे रहते हो, वो भी अपमान करेंगे मुसलमान को आरक्षण देने के लिए। गन साहब मेरी बात सुनिए। यादव भाई हजार जन्म लेने के लिए जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके मैं कह रहा हूँ थोड़ा पानी और लाइए, थोड़ा पानी और लाइए। गन साहब सुनिए ना, सुनिए यादव भाई 2 मिनट, यादव भाई 2 मिनट। गन साहब मेरी बात सुनिए ना, फिर जब मैं आपसे पूछूंगा ये बीच में बोलेंगे फायदा क्या होगा? आपने तो देश को बर्बाद कर दिया, देश का प्रधानमंत्री राज बन के देश को लूट लिया आपने, देश का प्रधानमंत्री कर दिया आपने। नहीं, अरे भाई आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज, फिर किसी की बात सुन नहीं पाते, क्या फायदा है भाई? 2 मिनट यादव भाई बुलडोजर चलाया जा रहा है, नाबालिग लड़की को जला दिया था, भट्टी में डाल दिया था, कहां चले गए थे आपके राहुल गांधी? क्या इनके ऊपर जानते हैं, वहां आते ना भीलवाड़ा के अंदर, जब उसको लड़की को भट्टी के अंदर डाल दिया था, नाबालिग को, कहां चले गए आपके राहुल गांधी? ट्रेन के गांधी लड़की वो लड़ सकती हो, कहां चले गए वो? विक्टिम महिला के साथ कैसे बलात्कार किया जाता है? आपकी संस्कृति है, ठीक है, अरे आपको पता मेरी बात सुनिए ना भाई, यादव भाई 2 मिनट सुनिए, यादव भाई 2 मिनट, तुमने क्या कर लिया? यादव भाई 2 मिनट। गन साहब आप मेरी तरफ देखो, गन साहब आप मेरी तरफ देखो, गन साहब आप मेरी तरफ देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी तरफ देखो। यादव भाई 2 मिनट, अरे 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट तो रुकिए आप, 2 मिनट रुक जाइए। गन साहब मेरी बात सुनिए, गन साहब 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। गन साहब प्लीज, देखिए गन साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपको हाथ ही जुड़वाना पसंद है तो आप इस फॉर्म में ले लें, और नहीं तो मैं हाथ खोल के खुले बाहों से भी आपसे मैं ये बात गले मिलकर पूछ सकता हूँ। हम डिबेट चलने देते हैं गन साहब प्लीज, अगर बीच में ना बोले तो डिबेट चल जाएगी, मैं सारे लोग उठा लूंगा, आप टेंशन मत ले। यादव भाई आप अपनी बात कंप्लीट करें, मैं फिर कह रहा हूँ विपक्ष क्या लेकर निकला? 5 साल से हुए, 50 साल से हुए, ये कौन है? 50 साल से देश के संस्कृति महिलाओं का अपमान करना, देश के टुकड़े करना, हिंदुओं का अपमान करना, सनातन धर्म का अपमान करना, मुसलमानों को आरक्षण देना। सीधा सवाल ले लो, गन साहब सीधा सवाल ले लो, चलो ठीक है यादव भाई दिखाना पड़ेगा भैया, सनातन धर्म का अपमान करना है तो उसको सिखाना पड़ेगा, जो सनातन धर्म का अपमान करना है
जाएगा साहब, आप गोपाल मुझे फुल स्क्रीन ले ले, गोपाल मुझे फुल स्क्रीन ले ले। मैं पीसीआर से कहूंगा मुझे फुल स्क्रीन ले ले। आप लोग है भी नहीं, आप लोग स्क्रीन पर नहीं है, अब आप लोग स्क्रीन पर नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। अरे सुनिए ना, आप दोनों स्क्रीन पर नहीं है भाई। अब आप दोनों स्क्रीन पर नहीं है, क्या माइलेज लेंगे? अब आप दोनों स्क्रीन पर नहीं है, आप कोई माइलेज ले भी नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने सत्ता पक्ष से पूछा कि 10 बिल कौन से, वो नहीं बता पाई। विपक्ष से जब मैंने 2 हिस्सों वाली बात कर ली तो उस पर भी जवाब कंप्लीट नहीं हो पाया। और ऐसे में ये फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है जो कि टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कम से कम इसका मीनिंग यही निकलेगा, और अगर मीनिंग कुछ और है तो सवालों का सीधा जवाब दें। मेरा गर्ग साहब सीधे मुझे बताइए कि बहुमत वाला बाहुबल नजर ही नहीं आया आपके परफॉर्मेंस में, ये फैक्ट है। 2 मिनट हमारे पास बहुमत हमने कराए, विधानसभा में भी चिल्लाते हैं, इनका हंगामा करने के आदत बन चुकी है। क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए भाई, यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। विपक्ष का काम है डेवलपमेंट का मुद्दा उठाना, लेकिन ठीक है, मैं आप दोनों से निवेदन कर 2 मिनट हाँ, दोनों के बीच में पिछले 25 मिनट से, अरे भाई रुक जाइए, रुक जाइए। अब आप दोनों 2 मिनट के लिए रुक जाइए ना भाई। फिर मैं एकलव्य, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है स्वप्निल जी की, मतलब जिस तरह से यहाँ पे एक तरह से आपके दर्शकों का टाइम वेस्ट किया गया, उसी तरह से सदन में भी जनता का एक तरह से टाइम ही वेस्ट हुआ है जो होने चाहिए था। सर मैं आपने 25 मिनट आपने बोला, सर मैंने एक शब्द नहीं बोला। सर इनको बोल लेने दो, मैं कभी और आ जाऊंगा। रिमार्क्स में मैं बीच में नहीं बोला, मैं कभी बीच में नहीं बोला। या तो ये बकवास बंद कर रही है, या तो आप पर्सनैलिटी करते हो, मैं चुप रहता हूँ और ये बकवास कोशिश की ना उन्हें चुप कराने की, मैं क्या करूंगा? डिवाइस से बाहर निकालिए, फिर ऐसे बकवास करते हैं तो आप सब आमंत्रित सदस्य हैं, ये सब आपके साथ थोड़ी ना। नमस्कार। कार्यक्रम